हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 15 में। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को, तो हम यहाँ पे डेली टॉप 30 पीवाई की क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके जितने भी रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हुए हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो और आरपीएफ एसआई हो या एएलपी हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, देख सकते हैं कि मैं सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ इस सेशन में। तो ये आपके जो प्रैक्टिस के लिए जो है काफ़ी बेस्ट मटेरियल है। तो डेली क्लास को लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके स्पीड में, आपके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग में। तो चलिए हम करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखिए, ये है अविनाश, ये है भुवनेश और ये है चमन। तो इसको 20 दिन लगते हैं, इसको 30 दिन लगते हैं, इसको 60 दिन। अगर एलसीएम ले इसका तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तो अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखिए, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये जो है तीसरा दिन हो गया। तो बोल रहा है कि भाई अविनाश को कितने दिन लगेंगे। देखिए, भुवनेश और चमन तो तीसरे दिन आ रहे हैं, अविनाश जो है 2 दिन तो अकेले अकेले काम करेगा, 3 काम यहाँ किया, 3 काम यहाँ किया। लेकिन अब बोल रहा है कि तीसरे दिन जो है ना, उसका मदद करने आ जाते हैं भुवनेश और चमन, ये भी आ जाते हैं, यानी तीनों मिलकर अब काम कर रहे हैं तीसरे दिन। 3 2 5 1 6 काम यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए, ये 3 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी 3 दिन में कितने काम हुआ आपको ये देखना। 3 3 6 यानी 12 काम हो गया। तो ये काम कितना है आपका? 60 काम करना है आपको। देख सकते हैं कि 5 गुना हो रहा है, तो आपका 5 गुना इधर हो जाएगा, यानी 15 काम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। सॉरी, 15 दिन आपको देखने को मिल जाएगा कि ये फिनिश कर देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कर। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें तो पहला टर्म जो था, पहला टर्म, और यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा टर्म, है ना। तो इसका फुल मार्क्स कितना था? फुल मार्क्स जो था 80 था और 80 में से 80 प्राप्त किया। यहाँ पे एग्रीगेट लिख लेते हैं, 80 था और 80 में से उसने 80 प्राप्त किया। और यहाँ पे 90 था फुल मार्क्स और 90 में से उसने कितना प्राप्त किया? 75 प्राप्त किया। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए, ये तो फुल मार्क्स था, लेकिन हमें जो है भारांक जो अगर यूज किया गया है, मतलब भारांक बोले तो मतलब जो कैलकुलेट किया गया है वो 32 में से किया है। देख सकते हैं 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा? 32 है। तो इसका भी 32 होगा क्योंकि 32 के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? 60%, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा। देखिए, आपको जब भी परसेंटेज निकालना है, देखिए 80 दे रखा हो और इसका आपको जो है 40 निकालना हो, तो आप जो है इसका निकालना, आपको डायरेक्टली जीरो को भूल जाना है और 8 चौका 32 आपका जो है आ जाएगा। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको 30 दे रखा है और अगर आपको इसका 60% निकालना है तो 36 18 डायरेक्टली कर देना है। ये नहीं कि अब परसेंटेज 100 लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर इसका हम कर रहे हैं तो 60% आपका जो है निकालना है। 75 का 60% कितना होता है? 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी 15 या 45 हो गया। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो अंतिम प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंतिम प्राप्तांक क्या है? ये 32 में से ये 32 प्राप्त किया है, ये 32 प्राप्त किया है और ये जो है 45 प्राप्त किया है। इसे आप जोड़ेंगे, 5 2 7 4 3 7 77 हो गया। और जो है 32 है और 54 है, तो 4 2 6 है और 5 3 8 86 है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, यानी 86 और 7700। तो हम जो है ऑप्शन पे हेल्प लेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो 8 7 56 ही पूछ रहे हैं
18 64.8972, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो है रेंज में पहुंच रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बात करें तो 90 से ही देख लेते हैं, पहले शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे 9 से गुणा करते हैं तो 9 छक्के 54, 8 9 72, 72 5 77, देख सकते हैं कि बोल रहा है कि निकटतम पूर्णांक। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ही है, थोड़ा सा 4 ज़्यादा एग्जैक्ट से। तो अगर यहाँ पे 70 होता तो कट जाता पूरा वैल्यू। तो देख सकते हैं यहाँ तो जान ही सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आप उसमें साइंस लगाने लगे, कैसे नहीं होगा ये नहीं, तो करते रहिए, बाकी तो आप टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब मैं आपसे घनाभ डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 3 आसन्न फलके दे दे घनाभ के और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे तो उसका आयतन आपको पूछ लेगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या मैंने बताया था, आपको जो है इसका अंडर रूट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, और आपका जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैंने ये भी बताया था कि आप जो है ABC को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए जब भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आप फॉर्मूले भूल जाते हैं, जैसे कि अभी घनाभ मैंने डिस्कस किया, तो आपको क्या करना है कि घनाभ के जितने भी फॉर्मूले होते हैं एक बार जाके रिवाइज कर लेनी है क्लास के बाद। तो ऐसे आपका क्या होगा कि आप रिविजन करते रहेंगे। ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसे आपको बहुत ही पेशेंस से करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आप देखते रहते हैं तो घबरा जाते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कुछ डेटा दे रखा है और इसका भाग है। तो देखिए इसको हम नीचे लाएंगे, ये भाग में है तो इसे नीचे लाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ कि B एलसीएम लेंगे, AB + 1, इसका आप ऐसे करेंगे ना। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो AB हो गया 1B, इसका हम क्या करेंगे कि R हो जाएगा। AB - 1B, इसका S हो जाएगा आपका। तो ये जो है नीचे आ जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं कि AB + 1 बटा में A हो गया और इसका जो है R हो गया। AB - 1, ये क्या हुआ, A हो गया, इसका S हो गया। देखिए अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि AB + 1, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो है मतलब स्प्लिट कर देंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमने जो अलग अलग लिख लिया है ना, AB - 1, ये S था, ये B S हो गया, और AB + 1 R A R, AB - 1 S A S। आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है वैल्यू, ये जो वैल्यू बन रहा है ऊपर वाला देखें, और ये जो बन रहा है आपको देखने को सिमिलर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये है, तो क्या ये कट जाएगा? जी बिल्कुल कट जाएगा। और ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे रहेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपसे, यहाँ पे देखें तो ये वाला ऊपर चला गया, A R A S बटा में ये B R B S हो गया। देखिए ये जो है आपका ये सेम है, तो क्या ये इनका पावर जुड़ जाएगा? जी बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, A R + S B R + S। देखिए ये दोनों का सेम पावर है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/B R + S। तो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है ना, A/B R + S। देख सकते हैं यही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने किया, बहुत ही पेशेंस से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को आपको। बाकी देखिए यही तो होता है, मैं बोलता हूँ कि आपको स्पीड से मैथ करने की क्यों जरूरत होती है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे बहुत तसल्ली से करें। बाकी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13, 6 और 1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना है? तो जिंक कौन सा है, ये तांबा है,
ये जिंक है, ये 6, तो 6 का वैल्यू आपको जो है 90 दे रखा है, यानी 15 गुना है। और ये आपसे कुल भार ऊर्जा का पूछ रहा है, 13 6 19 1 20, 20 गुणे 15 आपका जो है 300। देख सकते हैं कि यहाँ से आप टाइम बचाएंगे और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वहां पे लगाएंगे। एक दुकानदार ने 2 खिलौने का प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर जो है 10% का हानि हुआ, तो जो है लाभ या हानि जो है ज्ञात करना है आपको। तो इस चीज के लिए आपको बस ये याद कर लेना है कि जो भी आपको दे रखा हो, ये मान के चलिए इस वैल्यू को हम a मान लेते हैं, 10 को a मान लेते हैं, तो आपको जो है a² / 100 कर देना है हमेशा। ये तो मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको माइनस में ही रहेगा ये हमेशा। बाकी आपको क्या करना है कि 10 का स्क्वायर 100 अब बटा में 100 -1 हो जाएगा। ये आपको जब भी आएगा वो हानि ही आएगा, 1% हानि आएगा। आपको जो है लाभ भी दिया रहेगा, लेकिन आपको लाभ नहीं करना है, कभी भी लाभ नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में। जब भी आपको जो है एक जैसा वैल्यू दे रखा हो और एक में बोल रखे कि लाभ होता है और एक में बोल रहा है कि हानि हो रहा है, तो आपको जो है जब भी वैल्यू आएगी तो वो हानि ही होगी। आपको बस उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है। आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को, बस और कुछ नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, तो आधार से इसके सम्मुख शीर्षों की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें हम, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा। देखिए जिसके 2 भुजाएं बराबर हो और ये तीसरी भुजा जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। और अगर आप हाइट की बात करें तो ये हाइट जो है इसकी मीडियन होती है। अगर हम इसका नाम दे दें ABC, ये जो है इस भुजा को BC को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि अगर हम इसे कोई जैसे कि मान के चलिए इसका कोई नाम दे दें, x नाम दे देते हैं, तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा और ये इसका हाइट होता है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, अगर आप देखेंगे तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, तो जो है 8 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आधार जो है 8 सेंटीमीटर की है। इसकी समान भुजाओं में से एक, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ज्ञात करना है। मैंने अभी क्या बोला कि ये जो ऊंचाई है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपको हाइट ज्ञात करनी है 3 4 5, ये 90 डिग्री का बनेगा। एक और चीज याद कर लीजिए, ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। तो देखिए पाइथागोरस लग जाएगा, तो आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि हाइट निकालने को बोला ना, हाइट, तो ये आपका जो है ये आप देख रहे हैं √5² माइनस जो है 4²। बाकी आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 9 हो गया, 3 हो गया। तो देखिए हो गया, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ होता नहीं है। से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो है इमरजेंसी मोबाइल नंबर लिखिए मेरा 44 22 322 321। जी बिल्कुल, ये कोई मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ये है 1 से लेके 100 तक जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या, जो कि जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 के बीच जो है आपको 4 अभाज्य संख्या देखने को मिलेगी। ये 10 से 20 के बीच में 4 है, और ऐसे ही आपको जो है देखने को मिलेगी, यानी ये 20 से 30, 30 से 40। तो इसका फायदा ये है, अभी आप देखेंगे कि कैसे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तभी मैं बता रहा हूँ ऐसे। तो इसे आप मेरे साथ दोहराइए 44 22 322 321, 44 22 322 321। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ तक जो है 1 से लेके 50 तक हो गया ना। अब यहाँ से 50 से लेके 100 तक हो गए बीच में। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 4, जैसे कि आप देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये जो देख रहे हैं 1 से लेके 10 के बीच है,
जो कि 4 है ना, 4 है। तो इसी के बारे में बोल रहा हूँ कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। तो 55 यहाँ तक 50 आ रहा है, मतलब 55 यहाँ तक आएगा कुछ, है ना। मतलब ये जो है आपका देख सकते हैं कि 50 से 60 के बीच ये रहा होगा वैल्यू। तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 और ये देख सकते हैं 50 तक आ गए और 50 से 60 के बीच 2 है। तो अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 15 हो चुका है। अब देख सकते हैं 50 से 60 के बीच में जो आता है वो 2 आता है। तो एक तो आपका 53 हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, एक 59 हो जाएगा। तो हमें 59 नहीं लेना है, हमें एक ही लेना है, एक जो कि 53 हो जाएगा। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 16 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी। देख सकते हैं कि, और इसे आप याद कर लीजिए, काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। तो ये आपका याद रहेगा ना, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं रहेंगे कितना आता है कितना नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। तो इसका जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। आई होप कि आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्या है, ये जो है आप इस टर्म को पूरा को a मानिए, इसको पूरा टर्म को b मानिए, इस पूरा टर्म को c मानिए। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं, जैसे कि a को जोड़ेंगे यानी x माइनस वाई है, क्यूब को भूल जाना बिल्कुल, b जो है आपका y माइनस जेड है, c जो है z माइनस एक्स है। अगर ये आपको 0 बना देता है, जैसे कि z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये देख सकते हैं 0 बना दिया। इसका मतलब ये है कि a क्यूब, यानी कि आपका जो आप देख सकते हैं कि ये जो है a क्यूब है, a क्यूब, ये जो है देख रहे हैं a क्यूब है ना ऊपर, a क्यूब प्लस ये जो है b क्यूब है और ये जो है c क्यूब है। तो ये किसके बराबर होगा, मैंने ये बोला 3abc। तो a को हमने क्या माना है, x माइनस वाई माना है, हमने क्या माना है a को, तो हमारा 3x माइनस वाई आएगा। और b को क्या माना है हमने, y माइनस जेड माना है हमने, और z माइनस एक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और जो कि आता रहता है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, तो यह संख्या है। देखिए इसमें भी लोग टाइम ले लेते हैं, आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर वो संख्या 100 है तो वो बढ़ के 150 होगी, और 150 की जो वैल्यू दे रखी है ये है, आपको फटाक से रिस्पॉन्स करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। 3 5 15 2 5 10, देखिए 3 9, मतलब 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तब आपका जो है 7 आता है, यानी यहाँ पे कोई 8 रहा होगा, 8 रहा होगा, 8 रहा होगा, 0 से पहले ये हो जाएगा आपका। बाकी आपका मन नहीं मान रहा है तो कर लीजिए। तो एक बार में जाएगा 3 दूनी के 6, 3 9 27 और 0 रहेगा, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 25। तो आप देखिए कैलकुलेशन से बचा कीजिए ना कि कैसे बचना है। तो ये है, बहुत दिनों बाद प्रायिकता है। देखिए प्रायिकता पूछा नहीं गया, मतलब मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चन उठाता हूँ। प्रायिकता ना तो आरपीएफ में पूछा गया है, ना आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, और ना ही ग्रुप डी में ज़्यादा पूछा गया है, और एनटीपीसी में गिने चुने ही पूछे गए हैं। तो और मैंने ये टाइप आपको करा भी दिया है ना, आप जाके देखेंगे तो 1-2 लेक्चर के आसपास ही आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको ये पूरा डिस्कस मैंने कर दिया है। और 2 पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग नोट किया गया, तो योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो है 2 पासे फेंके जाएंगे तो उसमें कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो देखिए आपको जब भी केस डिस्कस करना होता है ना कि कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, कितने पासे फेंके जाए। अगर एक पासा फेंका जाएगा तो उसमें 6 पॉसिबिलिटी बनेंगे, 2 पासे फेंके जाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 पासे फेंके जाएंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा, 4 पासे फेंके जाएंगे उसका जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पासे फेंके गए हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, हमारे पास 36 हो जाएगी। और जो 2 पासे होंगे, एक पासा यहाँ पे होगा, दूसरा पासा यहाँ पे होगा, तो देखिए इसमें एक बार 6 आएगा और इसमें एक 6 बार आए, तो यही तो एक ही बार तो 6 आ सकता है, इसमें 7 थोड़े आ सकता है यार, नहीं आ सकता ना। तो 6 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपको जो है देख सकते हैं कि एक ही बार ये पॉसिबिलिटी देखने को मिली, जो है आपको 12 जोग देखने को मिल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी मिली
जो कि 36 में से है, तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और कुछ होता नहीं है। बाकी मैंने इसका कंसेप्ट बहुत इन डिटेल डिस्कस कर दिया है, आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि संख्या ये दे रखा है, परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए ये 2 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 3 पे बार लगेगा, 0.23 ये बार हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार इसे लिखना है 2 3 और 99। तो ये देख सकते हैं कि आपका जो है कहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 99, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि आपको जो है रिवाइज होता रहे। तो यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य जो है 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए ये बेसिकली लिखा गया है कि जो 3 आदमी है ना, वो 6 लड़के का बराबर जो है एक तरह से हैं। तो 6 लड़के के बराबर हैं, मतलब क्या मतलब ये जो 3 आदमी है ये इसके दोगुनी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ये डिनोट कर रहा है। मतलब क्या है, 3 आदमी जो है वो 6 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। मतलब क्या है, इसकी आदमी की एफिशिएंसी दोगुनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैन और बॉय, तो इसका एफिशिएंसी हम लिख रहे हैं, एफिशिएंसी ये दोगुनी है इसके। तो अगर हम बात करें तो 20 दिनों में जो है पूरा कर देते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा। अगर 3 आदमी हम उठाते हैं यहाँ से, तो 3 आदमी जिसका एफिशिएंसी कितना है 2 है और 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आपका क्या निकल, 20 दूनी 40, 40 थे 120 आपका निकल के आ गया टोटल वर्क, है ना। आप जो है बॉयज लेके भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उतना ही आएगा। अगर बॉयज लेके हम टोटल वर्क निकालते हैं तो 6, इसका एफिशिएंसी 1 है और जो है 20 करेगा तो जो है 120 ही आ रहा है। तो आप जो है कोई एक ले सकते हैं ना टोटल वर्क निकालने के लिए। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलके कितने दिनों में, तो 120 काम है आपको 6 आदमी यानी 12 हो जाएगा। 6 आदमी हैं और एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है यानी 6 का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉय जो 8 हैं और एक ही है, तो इसका मतलब 8 ही हो जाएगा। तो अगर आप करते हैं 120, 8 2 20 हो जाएगा, 20 छक्का आपका जो है 6 आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो पहला अप्रोच हो गया, लेकिन आप एक डायरेक्ट अप्रोच भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक और अप्रोच बता रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें या दे रखा हो और यहाँ पे देख सकते हैं और दे रखा हो, आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेकेंड, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है या और कीवर्ड देखना है ऐसे क्वेश्चन में। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ये देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है कि और मैं अभी समझा दूंगा आपको, और बटा में या प्लस और बटा में या गुणे डी और जो दे रखा है 20 दिन, ये आपको लिख देना है ना। तो कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो और वाला है ना, ये जो ये देख रहे हैं ये वाला है, ये ऊपर आएगा, मतलब 6 आदमी लिखे ऊपर, 6 आदमी लिखे ऊपर, और या वाला जो आदमी है ये नीचे आएगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे ही सिमिलरली और वाला जो लड़का है वो 8 ऊपर आएगा, या वाला जो लड़का है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8। तो अगर आप लेते हैं तो नीचे 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 10 गुणे डी 20 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, डी बराबर 3 दूनी का 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए उसका महत्तम समापवर्तक 17 है यानी दोनों संख्याओं में वो शामिल रहेगा 17, तभी तो वो HCF होगा। 17 5 85, 17 7 119, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस कुछ करना ही नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये आपको दे रहा है, आपको जो है सिंप्लीफाई करने से, तो आप इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 3x² माइनस 18x प्लस x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24, इसे तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्लस का 15 देखने को मिल जाएगा, माइनस x³ देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो
ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये एक है एक्स स्क्वायर, यानी आपको जो है 4x स्क्वायर देखने को मिल रहा है। और अगर 18x देख रहे हैं तो ये जो है 6x प्लस में है, यानी -12x देखने को मिल जाएगा। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ये आपका +15 हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है, 4x स्क्वायर -12x, 4x स्क्वायर -12x, ठीक है, +15, और ये तो माइनस आ जा रहा है, ये तो नहीं होगा, इसमें सभी माइनस में आ रहे हैं, इसमें सभी प्लस में आ रहे हैं। और अगर हम इसे देखें तो 15 आपका प्लस में आ रहा है, -12x आ रहा है, ठीक है, +4x स्क्वायर है, ठीक है, -x³, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक खुदरा विक्रेता ने 92,000 रुपये मूल्य वाले एयर कंडीशनर को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा की। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग को शांत करने वाला क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है आपको ऑप्शन में परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है आप खुद से जूम करके आप चीज़ों को निकाल सकते हैं ना, ये आप ध्यान में रखें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अंकित मूल्य से 70% कम है क्रय मूल्य, तो हम अंकित मूल्य MP को जो है 100 मान लेते हैं, 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं हम 100, और जो है 30% के छूट पे बेचा गया, तो ये SP हो गया आपका, 30% के छूट पे बेचा गया, यानी 70 में बेचा गया। और जो है आपका अंकित मूल्य से 70% कम है, 70% कम है मतलब 70 कम है, आपका जो है 30 जो है ये क्या हो गया, CP हो गया। यदि खरीदार जो है खुदरा विक्रेता के स्टोर की सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% अतिरिक्त, देखिए ये तो मिला ही आपको 30% का छूट यहाँ पे मिला, लेकिन अतिरिक्त जो है और 20% का छूट मिल रहा है यहाँ पे। मैंने अभी बताया था कि आपको जब भी ऐसा वैल्यू मिला 7 दूनी 14, यानी 14 का और छूट मिल रहा है यहाँ पे। 14 घटेगा 70 में से तो कितना बचेगा, 56 बचेगा आपका, 56 बचेगा ना, हाँ 56 बचेगा। तो ये जो है आपका जो है फाइनल SP आ गया, फाइनल SP। और यहाँ पे क्या बोला कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता के लाभ और सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि ये सदस्यता कार्ड देख रहे हैं कि जो प्रस्तुत कर रहे थे 20% मिल रहा है, तो अगर ये जो आप इससे कंपेयर कर रहे हैं तो कितना ज्यादा में बेचा गया है, 30, यानी ये 26 में ज्यादा में बेचा गया है, लाभ 26 मिला है। ये क्रय मूल्य था, अगर उसको सदस्यता कार्ड नहीं मिलती है तो वो 70 रुपए में बेच रहा है, यानी वो 40 का गेन कर रहा है यहाँ पे। तो यही तो पूछ रहा है 26 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। तो बस बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको बस लैंग्वेज पकड़ के करना था। 13 5 65 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बताइए कि इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या राय है, कि ऐसे क्वेश्चन आपको इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आपके जो बोलेंगे वही होगा। देखिए चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया। एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। देखिए 6 मिनट के बाद पूछ रहा है उनके बीच की दूरी। देखिए दूरी तो उनके बीच ये थी, देखिए ये चोर पुलिस है, ये पुलिस है, ये थीप है, इनके बीच की 200 रही होगी। लेकिन तो अब पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद जो है उनके बीच की दूरी, तो 6 मिनट जो है वो दोनों जो है रिलेटिव स्पीड के हिसाब से वो चले होंगे, कुछ दूरी चले होंगे ना। तो दूरी हम निकालेंगे, ये वाला 6 मिनट में कितना चले हैं वो निकाल के इसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा जो है निकल के आ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है और एक दो गिने चुने ही टाइप बनते हैं। एक टाइप मैंने करा दिया आपको और ये एक टाइप बच रहा है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में या आपके मॉक में। तो
जब भी आपको दूरी दे रखा है और आपको पूछ रहा है कि इतने मिनट बाद उनके बीच की दूरी, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला दूरी जो है आपको निकाल के इसमें से घटा देना है। तो जब भी आप दूरी निकालने जाएंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या होगा, चाल तो इनका रिलेटिव स्पीड लगेगा, एक हो जाएगा। मतलब भाई दौड़ रहे हैं ना, ये पकड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ये 10 है और 11 है, एक हो जाएगा, चाल एक हो जाएगा। लेकिन ये सभी चीजें देख रहे हैं मीटर में है, और जो है आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। इसे 5/18 से गुणा करेंगे। और अगर समय की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 मिनट है, 6 मिनट है, लेकिन हमें यहाँ पे सेकंड में चेंज किया, तो इसे भी 6 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 होता है, तो 6 मिनट में 60 हो जाएंगे। तो बस इतना ही करना था आपको, 6×3 = 18, 3×20 यानी 500 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये निकाल लिया आपने, 6 मिनट में इतना दौड़े होंगे, अभी उनके बीच का डिस्टेंस कितना रह रहा होगा, 6 मिनट बाद इतना रह रहा होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को कि कैसे हम, आपको बस ये करना है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला लगा देना है। और चाल की जगह पे क्या लिखना है आपको, इनके बीच के रिलेटिव स्पीड। और चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मिनट में दे रखा है तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आपको जो है 60 से गुणा करना पड़ेगा। बाकी आप निकाल लेते हैं, फिर आप घटा देंगे, बस और कुछ करना है नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। देखिए आप जब सीख लेते हैं ना, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा मॉक में एवरेज की तुलना में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक बैंक जो है अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 6.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है, प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को इतना रुपया और 1 जुलाई को इतना रुपया जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने फिर से ले लिया। और देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्वेश्चन करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन करना एग्जाम में मतलब अपने आप का आत्महत्या करना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे खुद टीचर यार कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे कराना है इसको, खुद टीचर को ही नहीं पता है। यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, सो कॉल्ड जो टीचर है ना, वो यहाँ पे फंस रहे हैं कि कैसे कराना है। आपको ये टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिसने भी कराया है ना, उसने बहुत मतलब वहाँ पे रायता फैला दिया, क्या ही बताऊँ आपको। जो है जाएंगे ना यहाँ पे, एक टीचर के पास जाएंगे तो आधा पागल हो जाएंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे आधा यहाँ पे पागल हो जाएंगे। इसका मतलब आप जब भी इस कमेंट सेक्शन पे जब लौटेंगे ना, तो आप पूरा पागल हो चुके होंगे। तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई जो तुमने बताया ना वही सबसे बेस्ट है। तो आपको ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, आपको बस सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है इसे 100 मान लेना है, 100 मान लेना है। और क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्राहक जमा कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई 100, बाद में इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 1 जनवरी को जो है 100 जमा कर रहे हैं और 1 जुलाई को फिर से 100 जमा कर रहे हैं, तो उसको मिलने वाली राशि क्या है। देख सकते हैं कि 1 जनवरी को यहाँ पे जमा किया, फिर 1 जुलाई को जमा किया, और ये जो बन रहा है 6 मंथ का बन रहा है ना, देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है उसका मिलेगा। तो मान के चलते हैं यहाँ पे 100 जमा किया, और यहाँ पे 100 तो था ही उसके पास, फिर से 100 जमा कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो रेट निकल के आएगा, देख सकते हैं 6.6% है, तो 6.6% यहाँ पे एक बार निकल के आएगा। ये बस आपको स्टेप नोट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा समझने चलेंगे ये मैं आपको 10 मिनट तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जरूरत है नहीं है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है देख सकते हैं ये 1 साल का हमने 1 जनवरी से लेके आपको जो है लास्ट तक जो है ये 6 मंथ का था पीरियड, और ये 6 मंथ का था, तो 1 साल का जो है 6.6% आपको जो है रेट देखने को मिला है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 जो यहाँ पे रुपया है, इस पे 6 मंथ का लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेट जो है 6 मंथ लग रहा है, और ईयरली रेट जो है 6.6% है, यानी कि रेट जो है आधा होगा। यहाँ पे 3.3 लगेगा, इस पे 100 पे 3.3 लगेगा, इसका मतलब 3.3 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं यहाँ पे हम ना, ब्याज पे ब्याज, मतलब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 3.3% कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा इसका, और फिर ब्याज पे ब्याज, ये ब्याज जो मिला है ना, इस पे हम ब्याज लगा रहे हैं। देखिए इसको हम एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करना है तो हम कर देंगे। बाकी देखिए करेंगे तो फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 3.3% यानी 100 जाएगा नीचे, तो अगर आप 33 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1089 हो जाएगा, 1089।
2 दशमलव तो यहाँ पे है और 2 नीचे है, यानी 4 दशमलव 0 पॉइंट ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जोड़ना है 1089 980 639 1 10 639। देख सकते हैं कि आपको 639 1 10 10 हो जाएगा ना, क्योंकि हासिल था वहाँ पे तो 10 हो जाएगा, कैरी था। तो देख सकते हैं कि ये है रेट आपको। तो 100% का वैल्यू जो है दे रखा है, 100 रुपया बोल सकते हैं, 100% भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे और ये इतना का वैल्यू आपको निकाल देना है और कुछ करना है नहीं। देख सकते हैं कि अगर आप देखते हैं तो ये आप इसे 10 ही मान लीजिए, क्योंकि ये देख सकते हैं 10.00 है। तो अगर आप कटाते हैं तो इससे आप कटा सकते हैं ना, और अगर आप करते हैं तो देख सकते हैं 4 2 ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आ रहा है आपका आंसर। बाकी देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूरी नहीं है कि करना ही होता है। मैंने यहाँ पे कैसे किया आपको मैं बता दूं क्या। देखिए मैंने ये बोला कि देखिए आप जब भी यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि समझाया नहीं भाई। मैंने कैसे किया, देखिए आपको 2 केस लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट केस ये लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी देखिए एक तो ईयरली लग रहा है, ये समझिए एक ईयरली CI लग रहा है ना, जहाँ पे P है आपका 100 है, R जो है मैं 20% ले लेता हूँ, और जो क्या बोलते हैं टाइम 1 ईयर ले लेते हैं, और एक केस ले लेते हैं यहाँ पे सेकंड केस। बस डाटा यही सेम रहेगा, बस ये हाफ ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ ईयरली रहेगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका 1 साल का जो आता है ब्याज आएगा 100 पे, वो 20 रुपये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, या 20% आएगा, जो भी बोल सकते हैं। रेट में ले रहे हैं तो 20% आएगा आपका, 100 पे 20%। कोई CI और SI जो है 1 साल पे जो है आपका जो है बराबर होती है। 1 साल से मतलब नहीं होता। देखो जो CI होता है ना, वो कितने बार रिपीट हो रहा है पैसा आपका, मतलब रिपीटेशन कितने बार और उस पर डिपेंड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बार रिपीटेशन लग रहा है हाफ ईयरली में, यानी 6 मंथ पे और 6 मंथ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है इम्पैक्ट डालेगा, पैसा जो है ब्याज पे ब्याज लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्या करते हैं आप 10 बना देंगे, यानी हाफ ईयरली लग रहा है 10% करते हैं ना आप, कि 2 से भाग दे देते हैं। तो आप क्या करते हैं 10% प्लस 10% प्लस सक्सेसिव लगाते हैं, 100 सक्सेसिव लगाते हैं तो 20 हो जाता है, 21 आ जाता है। तो ये एक फालतू कहाँ से है, ये तो ब्याज पे ब्याज लग गया ना, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है पैसा। मतलब मैं क्या बोलना है कि हाँ रिपीट नहीं, साइकिल 2 साइकिल चला है जो है, रुपया जो है 2 साइकिल चला है, और यहाँ पे 1 साइकिल चला है इसका, है ना। तो जितना साइकिल चलेगा उतना जो है उस पर CI जुड़ेगी। तो यहाँ पे 1 है तो 1 से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 पड़ा तो देख सकते हैं कि 1 आ गया। तो मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि 20 जो है ये तो आएगा ही आएगा। हाफ ईयरली यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे हाफ ईयरली लगा, यहाँ पे हाफ ईयरली लगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 100 जो है, यहाँ पे तो 100 है और ये 6.6 है, ये तो आएगा ही आएगा, ये 6.6 आएगा ही आएगा। ये तो मैंने पहले इसीलिए लिख दिया, ये 100 पे 6.6 तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो अलग जो आपको ये नहीं पता चला कि ये कैसे आया, ये आप देख रहे हैं कि एक जो आया है ये ब्याज पे ब्याज लगा है। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 100 था पैसा, तो इस पे जो है आप 10% लगाए हैं, तो यहाँ पे 10 निकल के आया, और फिर से ये 6 मंथ का था और ये भी 6 मंथ का था, यहाँ पे 10 आया। अब जो आया है एक, जो ये आप देख रहे हैं एक आया है, तो ये जो ब्याज पे ब्याज लगा है ना 1/10, ये आया हुआ है यहाँ पे 1। तो ये 1 आप देख रहे हैं, तो यही मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो 3.3 है, ये 3.3 6 मंथ का था इसका, और जो 6 मंथ का था उस पर भी ये ब्याज लगा है, और ये जाके ये कुछ बना हुआ है ना, समझ रहे हैं। बाकी देखिए यार मेरा भी दिमाग खिचड़ी हो गया, बाकी मैं क्या समझाऊं, आप डायरेक्ट याद रखिए कि मैंने कैसे किया, वो स्टेप याद रखिए। बाकी कुछ करना है नहीं आपको, जितना हो पाया मैंने समझाया आपको, बाकी कोई नहीं समझा पाया यूट्यूब पे। क्या बोल रहे हैं कि 50 दर्जन केलों का लागत जो है 2400 रुपये है, और प्रति केलो की परिवहन लागत 0.25 रुपये है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं।
और यहाँ भी बोल रहा है कि 50 दर्जन किलो की लागत जो है आपको दे रखा है 2400 है। प्रति केले का परिवहन जो है इतना है। प्रति केले कितना हो जाए 50 दर्जन, यानी कि कितने केले हो गया कि 50 गुणे 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, 50 दर्जन में इतने हो जाएंगे। और इसका लागत इतना है, आप देख सकते हैं। तो 12 25 60 यानी 600 है, और जो है 0.25 यानी कि आप ऐसे करेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 150 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि डेसिमल लेना, तो 150 रुपया हो जाएगा आपका। तो आपका ओवरऑल कितना बन रहा है 2400, और कितना बन रहा है 150, 0 5 5, ये आपका ओवरऑल सीपी बन गया। अब क्या बोल रहा है कि एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। यहाँ पे आप ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि एक जोड़ी बोल रहा है, यानी कि एक जोड़ी मतलब क्या, 2 केले का बोल रहा है, 2 केले का बोल रहा है, यानी एक केले का 5 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो केले कितने हैं, केले जो है आपको जो है 600 देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 गुणे 12 किए ना हम लोग, 600 है, और 5 जो है 5 जगह 30, 3000 हो गया। तो ये देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 3000 में से 2550 यानी 2500 करेंगे 500 यानी 450 है, 450 2550 पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 5 50 25 51। देखिए ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर तक दिए गए हैं, क्या हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 0 से कर 5 9 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 के पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, इसे मार के चलते बनिए। बाकी आपको करना है तो चेक कर सकते हैं, बाकी हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि यही होगा। इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखा है। तो ये देख सकते हैं कि आपको बोल रहा है कि ये एक वृत्त है, और मैंने ये पढ़ा दिया आपको ना, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने बोला था कि ये जो स्पर्श रेखाएं जो है बराबर होती है, बस यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपको। और क्या बोल रहा है कि ये P है, ये A है, ये B है, ये सेंटर होगा कोई, और APB ये जो दे रखा है आपको 24 दे रखा है। AOB ये O है, AOB ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इसका डायरेक्ट होता है 180 में से 24 घटा दीजिए, और कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू नोट कर लीजिए, ये 100। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 56 मीटर और 154 मीटर के आयामों वाले आयत में उत्कीर्णित किया जाता है। देखिए मैंने आपको एक वैल्यू बताया था 7 44 154, ये r है, ये जो है 2 पाई r है, ये पाई r स्क्वायर है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो है आपका व्यास होगा, इससे कोई मतलब है नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो ये व्यास है, तो इसका जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 28 होगी। ये कितना गुना है 4 गुना है, सचुक 28 यहाँ पे है। तो आयत में उत्कीर्णित किया जा सकता है। तो ये जो है आपको जो है परिधि ज्ञात करनी है, ये भी 4 गुना हो जाएगा, चौचौ को 16, चौचौ को 16 117 176 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे बेसिक जान लीजिए, जिसको भी बेसिक जानना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देख सकते हैं कि एक उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो आयत में उत्कीर्णित किया जा सकता है। तो ये आयत रहा होगा पहले, और इसमें जो है आपको ये वृत्त दे रखा है। तो ये आप देखेंगे तो ये इसका वृत्त का डायमीटर हो जाएगा, और ये क्या है चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई कितना है 56 मीटर है, तो ये भी 56 हो जाएगा। बाकी इसका अगर आप त्रिज्या देखेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 2 पाई r 22/7 28 7 चौक 28 4 दूनी 8 दूनी 16 6 जिसका यूनिट डिजिट है वही हो जाएगा। तो आपको इसे करना है, और जैसे मैंने किया ना तो उसी प्रकार करना है आपको।
और इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। एक व्यक्ति जो है इतना रुपए का कुल मिश्र धन प्राप्त करने के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतना निवेश करता है, उसने यह मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देख सकते हैं कि मिश्र धन बोल रहे हैं यहाँ पे प्राप्त किया है, और ये आपको जो है निवेश है जो कि पी है। तो मूलधन कितने वर्ष के लिए निवेश किया है, टाइम पूछ रहा है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है कि 12,300 जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को घटाना है। आपको देख लेना है कि ब्याज कितना मिल रहा है, 0, 6 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यानी 24। ये आपका ऐसा ही हो गया। ऐसा ही बराबर पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पी कितना है 9, 8, 4, 0। आर कितना है 5%। ई नहीं पता है, 100 पता है। 5, 20, 25, 100, 0 से 0 कट जाएगा। 2 चौक का 8 है, 2 नवा 18, 2 दूनी के 4। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर आप करते हैं तो, देखिए 5 चौक का 20 जा रहा है, यानी 2000 से ऊपर जा रहा है, तो यही होगा। बाकी 5 से गुणा कर सकते हैं, काटेंगे तो देख सकते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। 5 में 10, 55, 45, 46, 5 चौक का 20, 4, 24। देख सकते हैं कि 5 वर्ष आ गया हमारा। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बेसिक सा है, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों ने गलत कर दिया था। 30% लोगों ने ही आंसर दिया था, जबकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई और बाद में नई कीमत R% कम कर दी गई, तो अब नवीनतम कीमत जो है 1 रुपये हो जाती है। तो वस्तु की मूल कीमत कितनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान के चलते हैं मूल कीमत X रही होगी, और जो है जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो मान के चलते हैं 100 प्लस R होगी और बटा में 100, और ये जो है देख सकते हैं कम कर दी गई, 100 माइनस R होगी, 100 होगी, और ये 1 रुपये होगी। तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे X करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा वैल्यू। X को इधर रखते हैं तो ये जो 100 है ऊपर की ओर चला जाएगा, तो यानी 10,000 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 10,000 हो गया। और देखिए यहीं से आंसर मार्क कर सकते थे आप। बाकी चलिए हम आपको समझा देते हैं। ये जो है नीचे चला जाएगा, 100 प्लस R, 100 माइनस R। बाकी अगर बात करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाएगा ये। तो 10,000 हो जाएगा माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। ये ए है और ये ए है, ये बी है, ये बी है। देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो यही मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय जो है इतना थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय की इतना अधिक थी। तो यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतनी थी, तो मई से दिसंबर के लिए ललित की प्रति माह आय कितनी है। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपको 3 महीने का औसत आय दे रखा है, 3 गुणे 38, इसका सम निकाल लेंगे। और ये बोल रहा है कि अप्रैल में उसकी आय, मतलब ये तो प्रथम 3 महीने का हो गया, यानी मार्च तक हो गया। और अप्रैल में अगर बोले तो उसकी प्रथम 3 महीने की औसत आय से ये जो औसत आय है 38, 3, 6, 0 से 50% अधिक, यानी 1/2, यानी 3/2 हो जाएगा इसका। यदि पूरे वर्ष के लिए उसका औसत आय इतना, देखिए ये पूरे वर्ष का है, यानी ये 12 महीने का है। तो इसमें से अगर हम इसमें से 12 गुणा करते हैं और ये जो वैल्यू आता है इसमें से इन सभी को घटा देंगे, तो क्या हमारा जो है बचा हुआ मई से दिसंबर जो है 8 महीने का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो चलिए आइए हम करते हैं 55, 0, 6, 5 गुणे 12। अब हम घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ये सभी माइनस करेंगे, ये भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो आप करेंगे 12 5 60, बरछक 72, 72 6 78 और 7 हो जाएगा। 12 5 60, 12 5 60,
666। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको आज फील हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चन 36 18 3 9 आपको दिखने को मिलते होंगे। 8 3 24, 1 25, 3 9 2 11। अगर हम इसको करें तो 5 से काट देंगे तो बचते हैं 15, 15 छक्का 90, 15 3 45, 9 54, 15 बटे 120, 125, 15 3 45, 45 हो गई, 57 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 660780 इसे जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 5 1 6, 7 5 12, 5 1 6 1 7, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा देंगे 0 6 1 8 और ये हो जाएगा 15, 8 हो जाएगा और ये 5 यानी 4 हो जाएगा। तो इसे आपको देख सकते हैं 3 और 4 महीने के तो हो गई। अब आपको जो है मई से दिसंबर देखेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीनों का पूछ रहा है, यानी 8 से आपको भाग दे देना है। तो 8 6 48 और 8 6 48 हो गया, एक बार में जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें 0 उतरेगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 61 0 20, 61 0 20। ये देख सकते हैं ये आंसर आया। काफ़ी कैलकुलेटिव था लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DI के क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि निर्माण का कुल लागत इतना है तो सीमेंट पर खर्च की गई राशि और मजदूरी पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो सीमेंट पर खर्च की गई राशि ये है 25% और मजदूरी पर खर्च की गई राशि, मजदूरी की तरह लेबर 18% से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको घटा देना है। 7% हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना है, 100 का तो इतना है, 1% का कितना हो जाएगा आपको जो है 9000 हो जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा, इधर है 63, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। आज का सेशन काफ़ी अच्छा लेवल का था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कैलकुलेटिव थे और आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट कर सकते हैं और